कैंगलान महाद्वीप पर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए व्यक्ति को अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाना पड़ता था। अपनी मार्शल स्पिरिट के जागरण के माध्यम से ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ संवाद करने और अपनी साधना में प्रगति करने के लिए आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम होंगे। मार्शल स्पिरिट के कई अलग अलग प्रकार मौजूद हैं, बस गिनती करने के लिए बहुत अधिक है। उन्हें 4 महान रैंकों में विभाजित किया गया था: हुआंग, जुआन, दी और तियान। इन रैंकों को और भी 10 ग्रेड में विभाजित किया गया था। मार्शल स्पिरिट का रैंक जितना ऊंचा होगा, साधना की गति, क्षमता और संभावना उतनी ही मजबूत होगी। इस प्रकार भविष्य में एक दुर्जेय विशेषज्ञ बनने की संभावना और भी अधिक होगी। वर्तमान में लुओ रिवर किंगडम लिनशुई शहर में किन कबीले एक मार्शल स्पिरिट जागरण समारोह आयोजित कर रहे थे। एक गहरे काले रंग की वेदी के ऊपर एक सुंदर चेहरे वाला क्रॉसलेग्ड शिष्य बैठा था और उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था। वेदी के नीचे किन कबीले के शिष्यों और उनके बुजुर्गों की भीड़ थी। ये शिष्य किन चांगकोंग था। वो किन कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग का बेटा था। किन कबीले में वो किन कबीले के युवा भगवान किन नान के बाद दूसरे नंबर पर था। इसी कारण उसके आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों के चेहरों पर उम्मीद की एक झलक थी। इस समय काली वेदी हिलने लगी और उसमें से सफेद रोशनी के धागे निकलने लगे। ये एक सपने की तरह था, एक कल्पना की तरह। ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़े पारदर्शी सांपों के रूप में प्रकट हो गया हो, जो किन चांगकों के शरीर में अपना रास्ता बना रहा हो। कोई भी इसे नंगी आंखों से उसके शरीर के भीतर लगातार घूमते हुए देख सकता था। किन चांगकों के शरीर से अचानक एक राजसी जानवर की दहाड़ गूंजी। तुरंत किन चांगकों के शरीर के पीछे से पीली किरणें निकली। जब 5वीं पीली किरण दिखाई दी तो एक विशाल, भयंकर और दुष्ट सफेद बाघ की आकृति प्रकट हुई। ऐसा लगा जैसे जानवरों का राजा उन पर उतर आया हो और एक भयंकर और भयानक दहाड़ जारी की हो। इस समय उपस्थित सभी बुजुर्गों और शिष्यों को भारी उत्पीड़न का एहसास हुआ। ये समारोह के लिए जिम्मेदार बुजुर्ग तुरंत खुद को संभालने से पहले अचंभित रह गए। उन्होंने एक अतुलनीय रूप से उत्साहित भाव धारण किया और चिल्लाया, 5 सुनहरी किरणें, 5 सुनहरी किरणें। ये 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला जानवर मार्शल स्पिरिट। ये वाक्य भयावह गड़गड़ाहट के बोल्ट की तरह था, क्योंकि इसे लोगों की भीड़ में फेंका गया था, जिससे बुजुर्गों और शिष्यों की पूरी भीड़ के चेहरे पर चमक आ गई। क्या 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट? हे भगवान, इस बार हमारे किन कबीले ने वास्तव में एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा का उत्पादन किया है। मौजूद भीड़ के चेहरे पर बहुत आश्चर्य था। उन्हें लगा कि यह परिणाम अकल्पनीय था। यह जानना जरूरी था कि अगर 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को लिनशुई शहर में रखा जाता तो भी वो एक शीर्ष रेटेड प्रतिभा होती, जो हर 3 साल में एक बार ही दिखाई देती। इसके अलावा 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट या उससे ऊपर वाले लोगों की उपलब्धि असीमित और बहुत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने शुरू में सोचा था कि किन चांगकोंग केवल 4थी श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को ही जगा सकता है। किन चांगकोंग के चेहरे पर एक प्रसन्न भाव प्रकट हुआ। उसने ये भी अनुमान नहीं लगाया था कि वो अप्रत्याशित रूप से 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा देगा। बुजुर्गों और शिष्यों की चकित निगाहों को देखकर किन चांगकोंग अपने दिल में बहुत अहंकार को जन्म देने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी नजर कमरे में घूमी और फिर एक साधारण दिखने वाले शिष्य पर पड़ी। किन चांगकोंग की आंखें उत्तेजना से भरी हुई थी। ये शिष्य किन कबीले का वर्तमान युवा स्वामी, किन कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली किन नान था। ठीक है, अगला किन नान। समारोह के प्रभारी बुजुर्ग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और तुरंत चिल्लाया। उसकी आंखों में उम्मीद की एक झलक उभरी।
अब जबकि किन चांगकोंग जैसा प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रकट हुआ था, तो किन नान की जन्मजात प्रतिभा के आधार पर उसकी जागृत मार्शल स्पिरिट स्वाभाविक रूप से किन चांगकोंग से ज्यादा खराब नहीं होगी। उस स्थिति में दो प्रथम श्रेणी के प्रतिभाशाली लोगों का होना किन कबीले के भविष्य को कोई छोटी बात नहीं बना देगा। तदनुसार प्रभारी बुजुर्ग द्वारा ये नाम पुकारे जाने के बाद वर्तमान में चकित शिष्यों और बुजुर्गों ने अपनी निगाहें औसत दिखने वाले युवा की ओर घुमाई और उनकी आंखों में उच्च उम्मीदें थी, इतनी अधिक कि ये किन चांगकोंग के लिए उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक थी। किन नान वो न केवल किन कबीले के भीतर एक किंवदंती था, बल्कि वो लिनशुई शहर में भी एक था। किन नान किन कबीले के मुखिया का बेटा था। छोटी उम्र में ही उसने 6 साल की उम्र में पढ़ना लिखना सीख लिया था और 8 साल की उम्र तक उसकी सुलेख कला की ख्याति लिनशुई शहर तक पहुंच गई थी। फिर उसने 9 साल की उम्र में मार्शल आर्ट के लिए साहित्य छोड़ दिया, 10 साल की उम्र में मुट्ठी कला का अभ्यास किया और 11 साल की उम्र तक वो बिना किसी सहारे के बाघों का शिकार करने में सक्षम हो गया। उसने 12 साल की उम्र में कृपाण कला का अभ्यास किया, 13 साल की उम्र में 10 अलग अलग मार्शल स्किल में महारत हासिल की और 14 साल की उम्र में बिजली गिरने से उसका पूरा शरीर घायल हो गया। 16 साल की उम्र तक वो एक कृपाण कौशल बनाने में सक्षम हो गया, जिसे मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे पूरे लिनशुई शहर में एक बड़ा झटका लगा। पहले एक विशेषज्ञ जिसकी साधना मार्शल सम्राट तक पहुंच गई थी, उसने किन नान की उपलब्धियों के बारे में सुना था और कहा था, इस शिष्य की जन्मजात प्रतिभा कोई छोटी बात नहीं है। उसकी जागृत मार्शल स्पिरिट निश्चित रूप से 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की होगी या उससे भी अधिक। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से सामान्य नहीं होंगी। मार्शल सम्राट के उस एक वाक्य का बहुत प्रभाव पड़ा। किन नान ने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत भी नहीं किया था, लेकिन उसे पहले ही लिनशुई शहर के नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का खिताब दे दिया गया था। किन नान ने एक गहरे काले रंग का गाउन पहना था और उसकी थोड़ी पीली त्वचा के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी किसी गंभीर बीमारी से ठीक हुआ हो। भीड़ की चौकस निगाहों के नीचे उसका रंग बेहद शांत लग रहा था। वेदी की ओर चलते समय उसमें कोई अहंकार या अधीरता नहीं थी। आखिरकार ये दिन आ ही गया। किन नान ने अपने आप में सोचा और एक गहरी सांस ली और भीड़ की निगाहों को अनदेखा किया। फिर वो अपनी आंखें कसकर बंद करने से पहले क्रॉसलेग बैठ गया। तुरंत वेदी के नीचे से सफेद किरणों के धागे तैरने लगे, जो लगातार किन नान के शरीर में घुस रहे थे। उसी समय आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों ने जब किन नान को इस अवस्था में प्रवेश करते देखा, तो वे उत्साह से उबलने लगे। मुझे लगता है कि युवा स्वामी किन नान की जागृत मार्शल स्पिरिट कोई आसान बात नहीं होगी। हाँ, युवा स्वामी किन नान की जन्मजात प्रतिभा युवा मास्टर किन चांगकोंग से अधिक है, जिन्होंने 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जागृत किया था। इसलिए यह निश्चित है कि उनकी मार्शल स्पिरिट भी अधिक महान होगी। कोई 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट से आगे निकल गया? किन कबीले की शुरुआत से एक भी नहीं हुआ है। चुप रहो। युवा स्वामी किन नान को परेशान मत करो। अगर कुछ हुआ तो क्या तुम जिम्मेदारी ले पाओगे? माहौल अतुलनीय रूप से भावुक था। युवा पीढ़ियों के अलावा कुछ बुजुर्ग भी थे जो बिना रुके प्रशंसा कर रहे थे। उनका दिल बड़ी उम्मीदों से भरा था। हालांकि जब किन चांगकोंग ने यह दृश्य देखा, तो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने से उसकी पूर्व खुशी और अहंकार तुरंत गायब हो गया। उसका रंग बेहद बदसूरत हो गया। हमारी मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा तय की जाती है, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। किन चांगकोंग ने ठंडे स्वर में टिप्पणी की, क्या आप लोग गंभीरता से सोच रहे हैं कि 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट का कोई मूल्य नहीं है? क्या आपको लगता है कि आप में इसे जगाने की क्षमता है? यह संभव है कि जब समय आएगा तो युवा भगवान किन नान की जागृत आत्मा केवल दूसरी श्रेणी के हुआंग रैंक की हो सकती है। उसके शब्दों के बाद
आसपास के शिष्यों और बुजुर्गों की निगाहें उसे देखते ही घृणा से भर गई। हालांकि इन शिष्यों और बुजुर्गों ने पलटवार नहीं किया। आखिरकार वर्तमान किन चांगकों के पास 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा थी। उसकी स्थिति बहुत महत्वपूर्ण थी। किन चांगकों को हर कोई नापसंद कर रहा था। हालांकि वो बुरे मूड में था, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे शांत होता जा रहा था। किन नान की जन्मजात प्रतिभा बचपन से ही प्रदर्शित होती रही थी। इसने मार्शल सम्राट को भी चकित कर दिया था। इसलिए उसकी जागृत मार्शल आत्मा संभवतः केवल 3री श्रेणी के हुआंग रैंक की नहीं हो सकती थी। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, किन चांगकोंग ने वेदी पर दृढ़ता से देखा। किन नान, बेहतर होगा कि तुम एक मार्शल आत्मा को जगाओ जो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक से कम हो, या कम से कम एक ऐसी जो 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल आत्मा से आगे न बढ़े। किन चांगकोंग किन नान को कोसने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय वेदी से निकलने वाली चमकती हुई रोशनी और भी चमकने लगी। जैसे ही वो वेदी पर क्रॉसलेग करके बैठा और सफेद किरणों के नीचे धूप सेंक रहा था, किन नान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। उसके थोड़े कमजोर और दुबले शरीर के भीतर से एक जानवर की तीखी और भयानक दहाड़ गूंजी। ये दहाड़ सुनते ही पूरी भीड़ की सांसें लगभग रुक गई। एक बूम की आवाज गूंजी और किन नान के शरीर के भीतर से अचानक एक पीली रोशनी ऊपर उठी। घबराई हुई भीड़ की निगाहों के सामने ऊपर उठती पीली रोशनी अप्रत्याशित रूप से रुक गई। उसके बाद आग की लपटों में लिपटा एक बड़ा कृपान धीरे धीरे पीली रोशनी के भीतर से बाहर तैरने लगा। एक पल में ही शिष्य और बुजुर्ग तुरंत स्थिर हो गए। एक पीली किरण, प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट, सबसे निम्न प्रकार की मार्शल स्पिरिट, ये कैसे संभव हो सकता है? यहां तक कि किन चांगकोंग जो अभी अभी किन नान को लगातार कोस रहा था, वो भी दंग रह गया। उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। किन चांगकोंग को उम्मीद नहीं थी कि लिनशुई शहर की नंबर 1 प्रतिभा किन नान केवल प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को ही जगाने में सक्षम थी, जो मार्शल स्पिरिट का सबसे घटिया प्रकार था। जैसे ही वो वेदी के ऊपर क्रॉसलेग करके बैठा, किन नान ने धीरे से अपनी आंखें खोली और भीड़ के निष्क्रिय भावों से मिला। स्कारलेट फ्लेम सेबर, प्रथम श्रेणी हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट। किन नान ने अपने दिल में वाक्य पढ़ा इससे पहले कि उसका दिमाग हिल गया और उसने तैरती हुई स्कारलेट फ्लेम सेबर को अपने शरीर में वापस खींच लिया। उसने न तो दुख दिखाया, न ही निराशा, बल्कि उसकी आंखों के कोनों में छिपी हुई प्रसन्नता झलक रही थी। भीड़ कुछ समय के लिए शांत हो गई। किन चांगकोंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। हाँ, किन नान, किसने सोचा होगा कि तुम अप्रत्याशित रूप से एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगा दोगे। जीनियस मेरी गांड, अब तुम पूरी तरह से बेकार हो। जबकि मैं अब किन कबीले का सच्चा जीनियस हूं, साथ ही लिनशुई शहर का नंबर 1 जीनियस हूं। प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट, ये सभी मार्शल स्पिरिट में से सबसे कम अस्तित्व के बराबर होगा। इसे मार्शल स्पिरिट वेस्ट अभी कहा जा सकता है। किन कबीले के भीतर भी प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने वालों की संख्या बहुत कम थी। बहुमत ने द्वितीय श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था। किन चांगकोंग की उन्मादी और कान फाड़ देने वाली हंसी ने तुरंत भीड़ को जगा दिया। किन नान के प्रति बुजुर्गों और शिष्यों की अभिव्यक्ति तुरंत ही श्रद्धा और उम्मीद से बदलकर गंभीर निराशा और घृणा में बदल गई। ये अप्रत्याशित रूप से एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। हे भगवान, ये बहुत बेकार है। लानत है, मेरी भावनाओं की कितनी बर्बादी है। क्या बकवास नंबर 1 जीनियस है। वो केवल एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट वेस्ट है। हाँ, बड़ा भाई किन चांगकोंग असली नंबर 1 जीनियस है। ये किन नान, मुझे डर है कि वो किन कबीले का नंबर 1 वेस्ट है। मार्शल वर्ल्ड में ताकतवर लोगों के पास अधिकार होता है, इसलिए
भीड़ की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी अजीब नहीं थी। इसके बजाय उन्होंने किन नान के प्रति एक अवर्णनीय शत्रुता को बरकरार रखा। ये इस तथ्य के कारण था कि जब से किन नान युवा थे, उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय जन्मजात प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। इस कारण से उन्हें उनसे बहुत अधिक उम्मीदें भी थी। हालांकि किसने सोचा होगा कि ये अंतिम परिणाम होगा। सभी की भावनाओं को बर्बाद करने के बाद ये बुजुर्ग और शिष्य किन नान का तिरस्कार कैसे नहीं कर सकते थे। किन चांगकोंग बेहद उत्साहित और उत्साही थे। उन्होंने किन नान पर हंसते हुए एक दबंग भाव धारण किया। क्या आपने देखा? मैंने आपको एक बार पहले भी बताया है, मार्शल स्पिरिट्स स्वर्ग द्वारा तय किए जाते हैं। भले ही आपने एक मार्शल स्किल बनाई हो, तो क्या हुआ? दिन के अंत में आप बस एक बेकार हैं। किन नान ने उसे उदासीनता से देखा। बिना कुछ कहे वो बड़े कदमों से वहां से चला गया। अगर ये पहले जैसा होता तो निश्चित रूप से किन कबीले के शिष्य और उसके पीछे बड़े बड़े लोग होते। हालांकि इस समय किन नान के अलावा एक भी व्यक्ति नहीं था। दृश्य विशेष रूप से अकेला लग रहा था। जब किन नान चला गया तो आसपास के शिष्यों और बड़े बुजुर्गों ने तुरंत किन चांगकोंग को घेर लिया। उनके चेहरे पर कृपा करने के इरादे भरे हुए थे। वाह, बड़े भाई किन चांगकोंग, हाल ही में आपने हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमें आपकी बहुत याद आई। युवा मास्टर किन चांगकोंग, अगर आप किन कबीले के युवा स्वामी होते तो ये अधिक समझ में आता। उस बेकार व्यक्ति के पास उस उपाधि को पाने के लिए किस तरह की योग्यताएं हैं। युवा मास्टर किन चांगकोंग, अब से मैं आपका अधीनस्थ रहूंगा। अगर आप मुझे पूर्व की ओर जाने के लिए कहेंगे तो मैं निश्चित रूप से पश्चिम की ओर नहीं चलूंगा। ओह, मार्शल स्पिरिट जागृति समारोह के खत्म होने के कुछ समय बाद ही ये घटना किन कबीले और लिंशुई शहर में फैल गई थी। न केवल किन कबीले के लोग बेहद चौंक गए थे, बल्कि लिंशुई शहर के लोग भी पूरी तरह से अचंभित थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि लिंशुई शहर के नंबर एक जीनियस किन नान ने वास्तव में एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था। हालांकि यह मार्शल वर्ल्ड था। आश्चर्यचकित और अचंभित होने के बावजूद उनकी निगाहें जल्दी से किन चांगकोंग पर नजर डालने लगी। आखिरकार उसके पास 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। लिंशुई शहर के भीतर वो एक शीर्ष श्रेणी का अस्तित्व था। किन नान के मन से चले जाने के बाद वो सीधे अपने आंगन में लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति शुरू से लेकर अब तक शांत थी। उसके चेहरे पर जरा भी क्रोध नहीं दिखा। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जब आपके पास ताकत होगी तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। हालांकि वो इस तर्क को समझ गया। किन कबीले के शिष्यों और बुजुर्गों की प्रतिक्रियाओं ने अभी भी किन नान को थोड़ा निराश महसूस कराया। जो भी हो, उनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके शुरू करूंगा और साधना का स्वाद चखूंगा। किन नान ने बड़े प्रांगण में क्रॉसलेग करके बैठते ही जल्दी से अपनी शांति वापस पाली। स्कारलेट फ्लेम सेबर उसकी पीठ से उभरा। ये धीरे धीरे ऊपर उठा और गर्मी के निशान छोड़ता रहा। स्कारलेट फ्लेम सेबर तैरता रहा और इसने एक गहरा आकर्षण बल जारी किया, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक क्यूई आकर्षित हुई। जैसे ही आध्यात्मिक क्यूई किन नान के शरीर में प्रवेश किया, वो थोड़ा चौंक गया। उसका कुछ पीला रंग लाल होने लगा, जैसे कि वो शराब पीने से नशे में हो गया हो। समग्र रूप से साधना शरीर को तड़का लगाने के क्षेत्र में शुरू हुई और 10 अलग अलग परतों में विभाजित थी। तथाकथित बॉडी टेम्परिंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि नाम से ही पता चलता है। यह तब होता है जब आप आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करते हैं और उसे संयमित करते हैं। परिणाम स्वरूप किन नान द्वारा आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करने के बाद उसने पहले से ही मज्जा और मेरिडियन सफाई के साथ साथ शारीरिक शरीर को मजबूत करना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, किन नान ने आखिरकार 3 या उससे अधिक घंटे बीतने के बाद अपनी आंखें खोली।
उसके माथे पर महीन पसीने की लकीरें थी। मार्शल स्पिरिट का ग्रेड वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, किन नान ने खुद से सोचा। उसने अपने हाथों में स्कारलेट फ्लेम सेबर को कसकर पकड़ लिया और सावधानी से कृपाण का निरीक्षण किया। उसके मुंह के कोनों से कड़वाहट का संकेत प्रकट होने से नहीं बच सका। साधना का अनुभव करने के बाद वो आखिरकार समझ गया कि मार्शल स्पिरिट के ग्रेड इतने महत्वपूर्ण क्यों थे। उदाहरण के लिए, वो 6 घंटे से साधना कर रहा था, लेकिन उसे इससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि अगर किन चांगकोंग 6 घंटे तक साधना करता, तो मुझे डर है कि वो पहले ही बॉडी टेम्परिंग की पहली परत को तोड़ चुका होता। इसके अलावा आपकी मार्शल स्पिरिट जितनी उच्च श्रेणी की होगी, लड़ाई के दौरान ये उतनी ही अधिक सहायता प्रदान कर सकती है। हालांकि शुक्र है कि मैंने एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाया। अगर ये कोई और ग्रेड होता, तो मुझे डर है कि मैं काफी उदास हो जाता। किन नान के मुंह के कोने में एक उदासीन मुस्कान आ गई। एक विचार के साथ वो अंदर गया और अपने डेंटिन में डूब गया। किन नान के डेंटिन के भीतर एक अंगुली के आकार का लाल रंग का वज्र तैर रहा था, जो ऊपर नीचे बह रहा था। वज्र से एक रहस्यमय और भयानक प्राचीन आभा भी निकल रही थी। ये किन नान का सबसे बड़ा रहस्य था, यहां तक कि उसके पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। जब वो 14 साल का था, तब अपने प्रशिक्षण सत्र के दौरान उसे मौसम में अचानक बदलाव का सामना करना पड़ा, जिससे बारिश होने लगी। जैसे ही वो बारिश से बचने के लिए जगह खोजने के लिए दौड़ा, किन नान दुर्भाग्य से एक लाल रंग के वज्र से मारा गया। स्वर्गीय वज्रपात से मारे जाने की बात वास्तव में लिनशुई शहर के हर एक नागरिक को पता थी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जिस घटना के बाद किन नान पर वज्रपात हुआ था, उसके बाद उसके दिमाग में नई यादें उभर आई थी, जबकि उसके शरीर में एक लाल वज्रपात उभरा था। स्मृति के टूटे हुए टुकड़े के अनुसार यह लाल वज्रपात एक मालिकहीन मार्शल आत्मा थी, जिसे दिव्य युद्ध आत्मा के रूप में जाना जाता था। यदि कोई इस दिव्य युद्ध आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इसे प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की मार्शल आत्मा को श्रद्धांजलि देनी होगी। इसके अलावा आपकी मार्शल आत्मा का ग्रेड जितना अधिक होगा, दिव्य युद्ध आत्मा को जगाने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि यदि आपकी मार्शल आत्मा प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक पर थी, तो आप निश्चित रूप से दिव्य युद्ध आत्मा को जगा सकते हैं। किन नान के मुंह के कोनों पर मुस्कान और भी चौड़ी होती जा रही थी। यही कारण था कि वो प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाने पर उदास नहीं था। आखिरकार दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। अगर उसने 5वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को जगाया होता और उसे भेंट के रूप में इस्तेमाल किया होता, तो वो इसकी सफलता की संभावनाओं की गारंटी नहीं दे पाता। 5वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को श्रद्धांजलि के रूप में इस्तेमाल करने के लिए किसी को काफी आशावादी होने की आवश्यकता होगी। हालांकि चूंकि किन नान की मार्शल स्पिरिट वर्तमान में प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट थी, साथ ही साथ उसकी बेकार होने की स्थिति व्यावहारिक रूप से कोई अंतर नहीं था। अगर वो अपनी वर्तमान स्थिति में श्रद्धांजलि देता, हालांकि वो सफलता की संभावनाओं की गारंटी नहीं दे सकता था, लेकिन वो किसी दबाव में भी नहीं होता। किन नान के चेहरे पर मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई, क्योंकि उसने अपने हाथों में स्कारलेट फ्लेम सेबर पकड़ रखा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं इस कृपाण का उपयोग श्रद्धांजलि के रूप में करूंगा। किन नान का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि उसने एक प्राचीन मंत्र के छंदों का जाप करना शुरू कर दिया। इस मंत्र को आत्मा बलिदान तकनीक कहा जाता था। यह तकनीक उसके दिमाग में तब उभरी थी जब उसे वज्र से मारा गया था। आत्मा बलिदान तकनीक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसी तकनीक थी जो किसी व्यक्ति को अपनी मार्शल आत्मा का बलिदान करने की अनुमति देती थी। यह तकनीक बेहद अनोखी थी। इसके लिए आध्यात्मिक क्यूई या किसी अन्य लागत की आवश्यकता नहीं थी। ये अतुलनीय रूप से रहस्यमय थी।
आत्मा बलिदान तकनीक के सक्रिय होने के बाद किन्नान के हाथों से कुछ काली रोशनी निकली। इसके बाद काली रोशनी चिपचिपी हो गई। ये तरल की तरह थी, लगातार बाहर निकल रही थी। किन्नान का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि उसने तुरंत अपने सामने स्कारलेट फ्लेम कृपाण की ओर अपनी हथेली उठाई और उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा जा सकता था। पूरा स्कारलेट फ्लेम सेबर गूंजने और कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे स्कारलेट फ्लेम सेबर के शरीर में एक अमूर्त विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी हो, जिससे वो तुरंत फट गया। स्कारलेट फ्लेम सेबर के फटने के बाद उसने आसमान को लाल रंग के बिंदुओं से भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग की छोटी छोटी लपटों में बदल गया हो। किन्नान का रंग तुरंत पीला पड़ गया। जिस क्षण स्कारलेट फ्लेम सेबर फटा, उसे लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर खींच ली गई हो, जिससे उसका दम घुटने लगा। आखिरकार, यद्यपि उसे स्वर्ग से मार्शल स्पिरिट प्राप्त हुई थी, लेकिन यह भी उसका एक हिस्सा था। जब उसकी मार्शल स्पिरिट बिखरी, तो यह किन्नान के शरीर के टूटने के बराबर था। किन्नान ने अपने दांत पीस लिए और अपने मस्तिष्क से निकलने वाले दबाव को सहन किया। उसने अपनी हथेली आकाश की ओर बढ़ाई और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। उसकी हथेलियों के भीतर काले तरल से तुरंत एक रहस्यमय आकर्षण बल फूट पड़ा। हवा में बिखरे लाल रंग के बिंदु तुरंत किन्नान के शरीर में समा गए, क्योंकि ये उसके डेंटिन में डाला गया था। उसके डेंटिन के भीतर मौजूद क्रिम्सन थंडरबोल्ट ने लाल बिंदुओं की संपूर्णता को अवशोषित कर लिया। इस पल में ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो, जिसके बाद क्रिम्सन थंडरबोल्ट से अचानक विस्फोट हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध करती है और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध करती है। चाहे वे देवता हो या बुद्ध, ऐसा कोई नहीं है जिससे वो युद्ध न करता हो, और ऐसा कोई नहीं है जिससे वो विजय न प्राप्त करता हो। प्रभावशाली प्राचीन आवाज को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अनगिनत वज्र एक साथ किन्नान के मन में गूंज रहे हों। किन्नान ने अपनी रक्तवर्ण आंखें चौड़ी कर ली। वो दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाल पा रहा था। इसके तुरंत बाद वो भारी आघात के कारण बेहोश हो गया। अगली सुबह किन्नान को धीरे धीरे होश आया। हालांकि जैसे ही उसने बैठने की कोशिश की, वो हांफने से खुद को नहीं रोक पाया। वर्तमान में उसका मस्तिष्क अभी भी दर्द कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी हरकत उसके सिर को तोड़ देगी। वो प्राचीन आवाज भयानक थी। किन्नान का रंग पीला पड़ गया। कल उसने जो प्राचीन आवाज सुनी थी, उसे लगा जैसे वो उसकी आत्मा में प्रवेश कर गई हो। जब उसने इसे याद किया, तो उसे बार बार डर लगने लगा। मेरी वर्तमान प्राथमिकता दिव्य युद्ध आत्मा का निरीक्षण करना है। किन्नान तेजी से बड़े आंगन में चला गया और फिर क्रॉसलेग करके बैठ गया। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट दिखाई दे रही थी। हालांकि दिव्य युद्ध आत्मा की उत्पत्ति रहस्यमय थी। किन्नान को यकीन नहीं था कि ये किस ग्रेड की मार्शल आत्मा थी। किन्नान ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी मार्शल आत्मा को चैनल करना शुरू किया, उसकी मानसिक स्थिति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। किन्नान के सामने एक के बाद एक सुनहरी किरणें चमक उठीं। जब ये 6 सुनहरी किरणों तक पहुंच गया, तो ये आखिरकार रुक गया। सुनहरी किरणों के भीतर से एक अस्पष्ट और पारदर्शी मानव जैसा अवतार उभरा। जैसे ही सिलहूट हवा में तैरता था, ऐसा लगता था जैसे कोई सर्वोच्च राजा उतरा हो। इसने एक शक्तिशाली शक्ति उत्सर्जित की जो लोगों के दिलों को झकझोर सकती थी। किन्नान का चेहरा उस दृश्य को देखते ही उदास हो गया। ये दिव्य युद्ध आत्मा है। इसके तुरंत बाद किन्नान के चेहरे पर एक प्रसन्नतापूर्ण भाव प्रकट हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा ने निश्चित रूप से उसे निराश नहीं किया। ये 6ठी कक्षा के हुआंग रैंक वाले चरण तक पहुंच गया था। हालांकि ये किन्नान की शुरुआती उम्मीदों की तुलना में बहुत कम था, लेकिन दिव्य युद्ध आत्मा से निकलने वाली असीम, प्राचीन और गहन आभा ने लोगों को
ये पूर्वाभास दिया कि ये जितना लग रहा था उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ है। मुझे नहीं पता कि दिव्य युद्ध आत्मा में किस तरह की क्षमताएं हैं, लेकिन चलो साधना से शुरू करते हैं। किन्नान ने खुशी को दबा दिया और दिव्य युद्ध आत्मा को चैनल करने से पहले अपने दिल को जल्दी से शांत कर लिया। एक पल में एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। दिव्य युद्ध आत्मा के अवतार ने एक भयावह लेकिन रहस्यमय आभा उत्सर्जित की, क्योंकि वो अचानक क्रॉसलेग करके बैठ गया। स्वर्ग और पृथ्वी के आसपास की आध्यात्मिक क्यूई किन्नान की ओर बहने लगी और अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर के चारों ओर एक अस्पष्ट सफेद कोहरा छा गया। ये किन्नान आश्चर्यचकित था। उसकी साधना की गति प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले स्कारलेट फ्लेम सेबर की तुलना में बहुत तेज थी। गति 10 गुना से अधिक बढ़ गई थी। छठी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वास्तव में कोई छोटी बात नहीं थी। किन्नान ने जल्दी से खुद को अपनी साधना में डुबो दिया। उसने दिव्य युद्ध आत्मा को चैनल किया और एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश किया, लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित किया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई किन्नान के शरीर में प्रवेश कर गई, लगातार उसके शरीर के भीतर घूमती रही और बहते पानी की आवाज जैसी एक कर्कश ध्वनि निकालती रही। समय धीरे धीरे बीतता गया। 6 घंटे बीत जाने के बाद किन्नान ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उनके शरीर से चटकने की आवाज निकल रही थी, जो बीन्स को तलते समय होने वाली आवाज के समान थी। टीएल नोट, चटकने की आवाज। इन 6 घंटों के भीतर उनकी साधना अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई थी। दिव्य युद्ध आत्मा के साथ विशेषज्ञ बनने का मेरा सपना अब सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा। किन्नान ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उनकी टिमटिमाती आंखें संकल्प से भरी हुई थी। कैंगलान महाद्वीप असीम था। वहां न केवल लिनशुई शहर था, बल्कि लुओ नदी साम्राज्य भी था। वे सभी विशाल महासागर के भीतर बूंदे मात्र थे। किन्नान जब युवा थे, तब लिनशुई शहर में नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी। वह एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना चाहते थे जहां वह अपनी पीठ पर कृपाण लेकर और अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर महाद्वीपों में स्वतंत्र रूप से घूम सकें, सहज और अप्रतिबंधित रहते हुए कृतज्ञता और शिकायतों का तेजी से निपटारा करना। इस समय दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज सुनाई दी, युवा स्वामी, इस महीने की आपूर्ति आ गई है। इन शब्दों के बाद एक नौकरानी अपने हाथों में एक ट्रे लेकर आई। ट्रे के ऊपर एक जेड बोतल थी, जो मोटी आध्यात्मिक क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। किन्नान थोड़ा चौंका, इससे पहले कि उसे तुरंत याद आए कि आज वो दिन था जब किन कबीले ने साधना के लिए संसाधन वितरित किए थे। लिनशुई शहर के 2 प्रमुख परिवारों में से एक के रूप में किन कबीले के लिए मार्शल आर्ट को बहुत महत्व देना स्वाभाविक था। इसलिए हर महीने इस दिन किन कबीले के शिष्यों को साधना के लिए संसाधन वितरित करता था। किन्नान को बोतल मिलने और नौकरानी के जाने के बाद उसने उसे खोला और एक बार फिर थोड़ा चौंका। जेड बोतल के अंदर 10 चमकदार और पारदर्शी गहरे हरे रंग की गोलियां थी। गोलियों के चारों ओर मोटी आध्यात्मिक क्यूई फैली हुई थी। किन्नान ने स्वाभाविक रूप से इन दवा की गोलियों को पहचान लिया। वे बॉडी टेम्परिंग गोलियां थी। इन गोलियों का प्रयोग विशेष रूप से साधना के दौरान शरीर को शांत करने के लिए किया जाता था। हालांकि बॉडी टेम्परिंग गोलियां असाधारण रूप से कीमती है। किन कबीले के एक साधारण शिष्य को साधना के दौरान अपने शरीर को शांत करने के लिए केवल एक ही गोली मिल सकती थी। हालांकि किन्नान के पास 10 गोलियां थी। पिता किन्नान को थोड़ा भावुक महसूस हुआ। यह तथ्य कि उसने एक प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था, संभवतः पूरे लिनशुई शहर में फैल गया था, एक प्रतिभाशाली से एक कुख्यात बर्बादी तक। आमतौर पर
किन कबीले के बुजुर्ग निश्चित रूप से किन नान जैसे बर्बाद को इतनी गोलियां नहीं देंगे। इस प्रकार इन गोलियों के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण ये होगा कि किन नान के पिता ने उन्हें भेजा था। किन नान के पिता किन तियान किन कबीले के कुलपति थे। स्वाभाविक रूप से कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा अगर वो किन नान को 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना चाहता था। इसके अलावा किन तियान को पता था कि किन नान बर्बाद हो गया है, उसने फिर भी 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां भेजी। इससे यह पता चलता है कि किन तियान के दिल में किन नान अभी भी उनका सबसे प्रिय बेटा था। पिताजी, आपका बेटा किन नान निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगा। अब मैं आपके द्वारा दी गई गोलियों का उपयोग करके एक ही बार में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की दूसरी परत को तोड़ दूंगा। किन नान ने एक बॉडी टेम्परिंग पिल उठाई और उसे निगल लिया। फिर वो तुरंत पैर मोड़कर बैठ गया और गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय एक अजीब दृश्य हुआ। बॉडी टेम्परिंग पिल के उसके शरीर में प्रवाहित होने के बाद वो पच नहीं पाई। इसके बजाय किन नान के शरीर के भीतर से एक रहस्यमय आकर्षण आया, जिसके परिणाम स्वरूप बॉडी टेम्परिंग पिल से क्यूई पूरी तरह से अवशोषित हो गई। किन नान की अभिव्यक्ति शून्य हो गई। क्या ये क्या है? उसने तुरंत 2 और बॉडी टेम्परिंग पिल उठाई और तुरंत उसे निगल लिया। हालांकि वही घटना घटी। आध्यात्मिक क्यूई एक बार फिर एक अमूर्त आकर्षण द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो गई। क्या ये दिव्य युद्ध आत्मा है? आखिरकार उत्तर पर पहुंचने से पहले किन नान ने बहुत देर तक सोचा। इसके बाद उसने तुरंत दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ दिया। दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ने के बाद किन नान ने एक और 3 बॉडी टेम्परिंग गोलियां उठाईं और उन्हें निगल लिया। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, दिव्य युद्ध आत्मा ने एक रहस्यमय आकर्षण उत्पन्न किया, जिसने बॉडी टेम्परिंग गोलियों से क्यूई को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। क्या दिव्य युद्ध आत्मा वास्तव में गोलियों की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर सकती है? किन नान चौंक गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आत्माएं वास्तव में अमृत को अवशोषित कर सकती है। इसे भूल जाओ। मैं उसे अमृत को अवशोषित करने दूंगा और देखूंगा कि उसके बाद क्या होता है। किन नान ने अपने दांत भींचे। किसी भी तरह से दिव्य युद्ध आत्मा की साधना गति में कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसे अमृत की आवश्यकता नहीं थी। फिर उसने उन्हें निगलने से पहले शेष बॉडी टेम्परिंग गोलियां वापस ले ली। बाकी की गोलियां निगलने के बाद वो कांपने लगा। दिव्य युद्ध आत्मा के अवतार से अचानक 7वीं पीली किरण खिली। दिव्य युद्ध आत्मा द्वारा उत्सर्जित दबाव और भी भयानक होता गया। ये है, किन नान के चेहरे पर एक स्तब्ध भाव प्रकट हुआ। 7 पीली किरणें ये 7वीं श्रेणी के हुआंग रैंक का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिव्य युद्ध आत्मा का ग्रेड वास्तव में एक पूरे स्तर से बढ़ गया था। इसका मतलब था कि दिव्य युद्ध आत्मा एक ग्रेड ऊपर चढ़ने के लिए अमृत खा सकती थी। किन नान की वर्तमान भावनाओं को अब केवल आश्चर्यचकित होने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता था। दिव्य युद्ध आत्मा की दुर्जयता पहले ही उसकी कल्पना से परे हो चुकी थी। मार्शल स्पिरिट स्वर्ग द्वारा प्रदान की जाती है। एक बार जब आप अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लेते हैं, तो ये आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए आपका साथ देती है। किन नान ने पहले कभी इस तरह के मामले के बारे में नहीं सुना था। इस मामले में यदि पर्याप्त अमृत है, तो क्या दिव्य युद्ध आत्मा जुआन रैंक तक नहीं पहुंच पाएगी? डी रैंक या किंवदंतियों से तियान रैंक तक भी? तियान रैंक वाली मार्शल आत्मा वो कितनी भयावह थी। किन नान इसकी कल्पना नहीं कर पा रहा था। शांत हो जाओ, मुझे शांत रहना है। किन नान ने गहरी सांसों की एक श्रृंखला ली और अपने दिल के भीतर उग्र भावनाओं को दबा दिया, खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसकी अभिव्यक्ति ने पहले की तरह ही उसके उत्साह को छिपा दिया। शुरुआत में जब उसने दिव्य युद्ध आत्मा को जगाया था, हालांकि ये 6ठी श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल आत्मा थी, फिर भी किन नान को लगा कि ये वास्तव में उससे बहुत दूर है।
उनका मानना था कि ये छठी श्रेणी की हुआंग रैंक से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वर्तमान में दिव्य युद्ध आत्मा ने वास्तव में एक ग्रेड बढ़ा दिया था। बस इस तथ्य के आधार पर शायद ये जुआन रैंक या यहां तक कि एक पौराणिक डिरैंक मार्शल आत्मा से भी अधिक शक्तिशाली थी। इसकी क्षमता असीम है और निश्चित रूप से ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि जैसे ही किन्नान उत्साहित होने लगा, किन्नान के आंगन के गेट से एक पेंग ध्वनि गूंजी, जिससे वो कई टुकड़ों में बिखर गया। एक अतुलनीय आक्रामक आवाज गूंजी, किन्नान, जल्दी से यहां से निकल जाओ, वरना हमारे पिछले रिश्ते की अनदेखी करने के लिए मुझे दोष मत दो। एक खूबसूरत लबादा पहने लोगों की भीड़ अंदर घुस आई। उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। भीड़ के पीछे एक 5 चील लंबी सियान तलवार मंडरा रही थी, जिससे 3 पीली किरणें निकल रही थी, जो एक ठंडी और तीखी अनुभूति दे रही थी। जैसे ही उसने भीड़ को देखा, किन्नान का चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। किन जियाओ, तुम क्या चाहते हो? किन जियाओ न केवल किन्नान को जानता था, बल्कि उससे बेहद परिचित भी था। अतीत में किन्नान किन कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसलिए किन जियाओ किन्नान का सम्मानपूर्वक सम्मान करता था। उस समय किन्नान की किन जियाओं के बारे में धारणा बिल्कुल भी खराब नहीं थी। वो उसे अपना भाई भी मानता था। हालांकि किन्नान ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब किन जियाओ वास्तव में उसका दरवाजा तोड़ देगा और धमकियां देगा। वर्तमान में किन्नान को पहले से ही पता था कि ऐसा क्यों हुआ। बेकार की स्थिति के कारण उसके और किन जियाओं के बीच संबंध शत्रुतापूर्ण हो गए। किन जियाओं ने अत्यधिक अहंकार में अपना सिर उठाया। आज की यात्रा का मेरा उद्देश्य सरल है। अपनी बॉडी टेम्परिंग गोलियां सौंप दो। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हें 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मिली है। उसके शब्दों का पालन करते हुए वो तिरस्कार का संकेत प्रकट करने से पहले रुक गया। किन्नान, इस भाई को निर्दयी होने के लिए दोष मत दो। तुम वर्तमान में बेकार हो। बॉडी टेम्परिंग पिल्स तुम्हारे लिए पूरी तरह से बेकार है। तुम इसे मुझे दे सकते हो। गुस्से में भरकर किन्नान जोर से हंसने लगा। और अगर मैं इसे तुम्हें नहीं देता? जैसे ही किन जियाओं ने यह उत्तर सुना, उसकी अभिमानी अभिव्यक्ति एक ठंडी अभिव्यक्ति में बदल गई। किन्नान, अगर तुम इसे आज नहीं सौंपते हो तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। भले ही मैंने अभी तक साधना शुरू नहीं की है, मेरी मार्शल स्पिरिट अभी भी 3री श्रेणी की हुआंग रैंक की है। उसके पीछे मंडराती लंबी तलवार अचानक उड़ गई। तलवार की आभा एक भयावह ठंड के साथ टिमटिमा उठी। किन जियाओ, ऐसा लगता है कि तुम हमारे रिश्ते को तोड़ने की योजना बना रहे हो। किन्नान का चेहरा शांत था। उड़ती हुई लंबी तलवार के बावजूद वो थोड़ा भी भयभीत नहीं था। मैंने पहले ही बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल कर लिया है। अब तुम जा सकते हो, किन्नान ने उदासीन तरीके से कहा। उसके शब्दों के बाद किन्नान ने चुपके से आह भरी और अपनी आंखें बंद कर ली। किन्नान को स्वाभाविक रूप से गुस्सा आया, क्योंकि उसने किन शियाओं के अहंकारी तरीके को देखा। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो किन्नान पहले ही अपना कदम उठा चुका होता। हालांकि किन्नान ने किन शियाओं के साथ अपने पिछले संबंधों के बारे में सोचा और आखिरकार हमला न करने का फैसला किया। किन शियाओं का रंग बदल गया, क्योंकि उसके शरीर से एक जानलेवा आभा निकल रही थी। किन्नान, मैं तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा हूं, लेकिन तुम इसे स्वीकार नहीं करते। आज मैं तुम्हें 3रे दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और पहले दर्जे के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के बीच की असमानता से अवगत कराऊंगा। जैसे ही उसने बात की, किन शियाओं के पीछे की लंबी तलवार से भिनभिनाने की आवाज निकली। ये ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थी, क्योंकि ये किन्नान की ओर भयंकर रूप से वार कर रही थी। मूल रूप से किन जियाओ अपना कदम नहीं उठाना चाहता था। ये उनके पिछले रिश्ते की वजह से नहीं था, बल्कि ये इस तथ्य की वजह से था कि किन्नान किन कबीले के युवा राजा थे। उनकी पृष्ठभूमि की वजह से किन जियाओं को काफी आशंका थी। हालांकि
किन जियाओं ने कभी नहीं सोचा था कि भले ही किन्नान कचरा बन गया हो, लेकिन वो अप्रत्याशित रूप से उसके लिए इसे समस्याग्रस्त बनाने की हिम्मत करेगा। किन्नान बस बहुत लापरवाह था। किन्नान, ये तुम्हारी अपनी गलती है। किन जियाओं के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। वो पूर्व अलग थलग और एकाकी नंबर एक प्रतिभाशाली किन्नान की उपस्थिति की कल्पना करने में सक्षम था, जो पीड़ित और करहा रहा था और उससे अपनी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। तुम मौत को दावत दे रहे हो। किन्नान अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके दिल के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा और वह दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट जैसी थी। वो अपनी मुट्ठी को हथौड़े की तरह कसकर बांधकर आगे बढ़ा और बेरमी से लंबी तलवार को नीचे गिराया, क्योंकि पहली परत के शारीरिक तड़प के दायरे की ताकत फूट पड़ी। निम्न श्रेणी का मार्शल कौशल, ढहती मुट्ठी। इस पल में किन शियाओं के चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान अचानक से जम गई। वो अवाक रह गया। किन्नान की साधना वास्तव में शारीरिक तड़प के दायरे की पहली परत तक पहुंच गई थी। जब वो विचार में डूबा हुआ था, तो एक कान फाड़ने वाला विस्फोट हुआ। लंबी तलवार किन्नान की मुट्ठी का विरोध करने में असमर्थ थी और उड़ गई। लंबी तलवार भिनभिनाने की आवाज के साथ कांप उठी, क्योंकि तलवार की आभा अतुलनीय रूप से धूमिल हो गई थी। किन शियाओं से तुरंत एक दयनीय चीख निकली। उसकी मार्शल स्पिरिट पर गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि किन शियाओं के शरीर पर भी चोट लगी हो। किन्नान का चेहरा ठंडा और उदासीन था जब वो दृश्य को देख रहा था। मुझे बताओ, कौन बर्बाद है? तुम। किन जियाओं ने अपनी छाती पकड़ ली। उसका रंग अतुलनीय रूप से पीला था। उसने एक बार फिर किन्नान की आंखों में देखा, लेकिन अब अहंकार नहीं था। इसके बजाय भय और विस्मय था। आप बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को कैसे तोड़ पाए? आपके पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला बर्बाद है, जबकि मेरे पास तीसरी श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। मैं तो अभी तक नहीं टूटा हूं। फिर भी आप कैसे टूट गए? किन जियाओ बस उस सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ था जो उसकी आंखों के सामने रखा गया था। उसने तीसरी श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था और पिछले कुछ दिनों से वो कटुता से साधना कर रहा था। उसने बॉडी टेम्परिंग की गोली भी इस्तेमाल की थी, फिर भी वो टूट नहीं पाया था। किन्नान कैसे टूट सकता था? मैंने पहले ही कहा है, बॉडी टेम्परिंग पिल्स का इस्तेमाल मैं पहले ही कर चुका हूं। किन्नान की नजरें किन जियाओं पर उदासीनता से घूम गई। चले जाओ। ये दो शब्द माफी की तरह थे। किन जियाओं ने अपने शरीर पर दर्द की परवाह किए बिना आंगन छोड़ने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसने शुरू में सोचा था कि वो अपने तीसरे दर्जे के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट पर भरोसा करके आखिरकार किन्नान को धमका सकता है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान पहले ही टूट चुका है। किन जियाओं ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर वो पीछे रह गया तो किन्नान उसके साथ और क्या करेगा। किन जियाओं के चले जाने के बाद आखिरकार बड़ा आंगन शांत और शांत हो गया। किन्नान कुछ देर तक अपनी मूल स्थिति में खड़ा रहा, फिर उसने चुपके से आह भरी। इसके तुरंत बाद वो जल्दी से अपनी पूरी तरह से शांत अवस्था में लौट आया। जहां तक किन्नान का सवाल है, अगर कोई उसका सम्मान करता है तो वो भी इस व्यक्ति का सम्मान करेगा। किन शियाओं जैसे लोगों के प्रति जो अपने खाने वालों के हाथ काटता है, जो दूसरों को धमकाने के लिए उनकी ताकत पर निर्भर रहता है, किन्नान को केवल पछतावा ही हो सकता था। वो अब उसे भाई नहीं मानता था। अगर भविष्य में उसे फिर से किन शियाओं से मिलना होता और उसने पश्चाताप नहीं किया होता, तो किन्नान दया नहीं दिखाता। ऐसा लगता है कि मैं आज के लिए और साधना नहीं कर पाऊंगा। किन्नान ने आंगन के टूटे हुए दरवाजे पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए एक कड़वी मुस्कान दिखाई। वो नहीं चाहता था कि दूसरे उसे दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ते हुए देखें। किन्नान इस समय दिव्य युद्ध आत्मा का रहस्य प्रकट नहीं करना चाहता था। चूंकि मैं अब और साधना नहीं कर सकता,
तो मैं मार्शल स्किल पैवेलियन में जा सकता हूं। इस बार मैं दूसरी मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम हूं। किन नान की आंखें उत्साह से चमक उठीं। जब से वो छोटा था, उसे हमेशा मार्शल स्किल में विशेष रुचि थी। यही मुख्य कारण था कि उसने 13 वर्ष की आयु में 10 अलग अलग मार्शल कौशल में महारत हासिल कर ली थी और 16 वर्ष की आयु में तलवार तकनीक का निर्माण किया था। आज उसने जिस कोलैप्सिंग फिस्ट का उपयोग किया था, वो उन मार्शल कौशलों में से एक था जिसे उसने 13 वर्ष की आयु में सीखा था। अतीत में किन नान ने अभी तक अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत नहीं किया था। यही कारण था कि वो केवल मार्शल स्किल पैवेलियन की पहली मंजिल में प्रवेश करने में सक्षम था और केवल निम्न श्रेणी के मार्शल स्किल का अध्ययन कर सकता था। वो उच्च मार्शल कौशल की खेती करने में असमर्थ था। अब जबकि उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को जागृत कर लिया था और उसकी साधना ने बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को प्राप्त कर लिया था, तो उसके पास स्वाभाविक रूप से दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की योग्यता थी। जब किन नान ने सोचा, तो वो अब और नहीं रुक सका और तेजी से मार्शल स्किल पैवेलियन की ओर चल पड़ा। मार्शल स्किल पैवेलियन को किन कबीले के भीतर एक निषिद्ध क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था। न केवल आपको मंडप के भीतर परेशानी पैदा करने की अनुमति थी, बल्कि अंदर मार्शल आर्ट का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं थी। यदि कोई नियम तोड़ता, तो वो मंडप में प्रवेश करने की योग्यता हमेशा के लिए खो देता। किन कबीले के मार्शल स्किल मंडप में 4 मंजिलें थी। पहली मंजिल पर निम्न श्रेणी के मार्शल स्किल रखे जाते थे। दूसरी मंजिल पर मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल रखे जाते थे, जबकि तीसरी मंजिल पर उच्च श्रेणी के मार्शल स्किल रखे जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि चौथी मंजिल पर सर्वोच्च श्रेणी के मार्शल स्किल रखे जाते थे। ये किन कबीले का खजाना था। यहां तक कि किन चांगकोंग, जो कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, भी प्रवेश करने के योग्य नहीं था। हालांकि ये अफवाह सच थी या नहीं, ये अज्ञात ही रहा। जब किन नान मार्शल स्किल मंडप में पहुंचे, तो आसपास के क्षेत्र में एक भी छाया नहीं दिख रही थी। शोर और उत्साह से भरा हुआ ये जीवन स्थान पूरी तरह से उजाड़ हो गया। हालांकि ये किन नान की उम्मीदों के अनुरूप था। आखिरकार मार्शल स्किल पैवेलियन की दूसरी मंजिल केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंच चुके हैं। किन कबीले के शिष्यों को अपनी मार्शल स्पिरिट्स को जगाए हुए बस कुछ ही समय बीता था। इन कुछ दिनों में बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंचने वालों की संख्या बहुत कम थी। जब किन नान पास पहुंचे, तो मार्शल स्किल पैवेलियन में बैठे भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, किन नान, तुम क्यों आए हो? किन नान स्वाभाविक रूप से इस भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को जानते थे। उनके बीच अच्छे संबंध भी थे। उन्होंने तुरंत अपने हाथों को कप में भरकर जवाब दिया, बड़े यिंग, आज इस छोटे बच्चे के आने का उद्देश्य मार्शल स्किल पैवेलियन की दूसरी मंजिल में प्रवेश करना है। मार्शल स्किल पैवेलियन की दूसरी मंजिल? एल्डर यिंग चौंक गए, इससे पहले कि धीरे धीरे उनके चेहरे पर ठंडक छा जाए। किन नान, सिर्फ इसलिए कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति दे दूंगा। अगर आप दूसरी मंजिल में प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपकी साधना को बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत तक पहुंचना होगा। उनके बोलने के बाद एल्डर यिंग ने किन नान के प्रतिभाशाली से बेकार हो जाने के मामले के बारे में सोचा और तुरंत अच्छे इरादों के साथ गंभीरता से बोला, किन नान, हालांकि आपने केवल एक प्रथम श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को जगाया है, आपको निराश नहीं होना चाहिए जब तक आप प्रयास करते हैं। जब किन नान ने यह सुना, तो उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वो तुरंत एल्डर यिंग की ओर चला गया। उसकी हथेली मेज पर टिक गई और सतह पर 5 उंगलियों के रूप में एक गड्ढा दिखाई दिया। आप? एल्डर यिंग एक बार फिर चौंक गए। उन्होंने आश्चर्यचकित तरीके से पूछा, आपकी साधना बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत तक पहुंच गई है? किन नान ने एल्डर यिंग को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने केवल एक मुस्कान दिखाई और फिर मुड़कर मार्शल स्किल पैवेलियन में प्रवेश किया।
पीछे एल्डर यिंग रह गए, जो लंबे समय तक आश्चर्य से भरे रहे। जैसे ही किन्नान मार्शल स्किल पैवेलियन की पहली मंजिल से गुजरकर दूसरी मंजिल में दाखिल हुए, उनकी आंखों में हल्की चमक आ गई। मार्शल स्किल पैवेलियन की दूसरी मंजिल पर 8 बड़े महोगनी के खंभे खड़े थे, जो फर्श को सहारा दे रहे थे। वहां कुछ सफेद जेड टेबल भी थे, और इन टेबल के ऊपर कुछ प्राचीन किताबें रखी हुई थी। किन्नान तुरंत वहां चले गए, और जैसे ही वे कोई किताब उठाने वाले थे, अचानक एक चौंकने वाली आवाज सुनाई दी, किन्नान। किन्नान ने अनजाने में अपना सिर घुमाया और देखा कि कुछ ही दूरी पर सोने से जड़ा सफेद लंबा गाउन पहने एक युवक खड़ा था। किन्नान को देखते ही उनका चेहरा आश्चर्य से भर गया। इस युवक को देखकर किन्नान थोड़ा चौंक गए। उसके बाद एक उदासीन आवाज आई, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी यहां होगे। किन्नान भी अपने सामने खड़े युवक से बहुत परिचित थे। उसका नाम किन यू है, और वो किन शियाओं का बड़ा भाई था। उसने चौथी कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को भी जगाया था, इसलिए उसे किन कबीले के भीतर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि जिस तथ्य ने किन्नान को अवाक कर दिया, वो ये था कि उसने कल्पना नहीं की थी कि छोटे भाई को पीटने के बाद वो बड़े भाई से भिड़ जाएगा। जब किन यू ने किन्नान को देखा, तो उसके चेहरे पर उपहास के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उसने टिप्पणी की, किसने सोचा होगा कि तुम्हारा तुच्छ प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक का मार्शल स्पिरिट इस तरह का कचरा अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंचने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि कुलपति द्वारा तुम्हें दी गई 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियों का प्रभाव बिल्कुल भी बुरा नहीं था। जब उसने 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियों का उल्लेख किया, तो किन यू का दिल खट्टा हो गया। हालांकि उसने चौथी कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, लेकिन उसे महीने में केवल 3 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मिलती थी, जो कि किन्नान को मिलने वाली आधी भी नहीं थी। परिणाम स्वरूप जब किन यू ने उसे देखा, तो वो किन्नान का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। किन्नान ने उसे उदासीनता से देखा और फिर जवाब दिया, प्रभाव वास्तव में बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। बहुत समय पहले नहीं, मैंने आपके छोटे भाई को पहली परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की ताकत का उपयोग करके हराया था। जब किन्नान ने कहा, तो किन यू का चेहरा सख्त हो गया। मूल रूप से किन्नान को किन यू से कोई शिकायत नहीं थी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि किन यू उसका मजाक उड़ाएगा और उसका मजाक उड़ाएगा। इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की भावनाओं की परवाह नहीं थी। तुमने मेरे छोटे भाई पर हमला किया? किन यू ने एक अशुभ नजर से पूछा। यह सही है, किन्नान ने उदासीनता से उत्तर दिया। न केवल तुम्हारे छोटे भाई ने हमारे पूर्व संबंध को पूरी तरह से अनदेखा किया, बल्कि उसने मेरे कोर्ट गेट को भी नष्ट कर दिया और मुझे अपमानित किया। उसने मुझ पर हमला किया और मेरा अमृत लेने का प्रयास किया। इसलिए मैंने उसे हल्की पिटाई की। किन यू क्रोधित हो गया। किन्नान, तो क्या हुआ अगर मेरा छोटा भाई तुम्हारा अमृत चुरा ले? अगर तुम जैसा निकम्मा इन अमृतों का उपयोग करता है, तो ये हमारे संसाधनों की बर्बादी होगी। किन्नान की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन यू इतनी बेशर्मी से बात करेगा। इस तथ्य के कारण कि दूसरे पक्ष ने सम्मान के कोई संकेत नहीं दिखाए थे, किन्नान भी अधिक से अधिक असभ्य हो गया। बेशक आप और आपके भाई दोनों की नैतिकता और आचरण एक जैसे हैं। आप दोनों बेशर्म और अनैतिक हैं। तुम मुझे बीमार कर देते हो। तुमने क्या कहा? किन यू भड़क गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बेकार इतना घमंडी होने की हिम्मत करेगा। किन यू ने तुरंत चिल्लाया, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, किन यू ने बड़े कदम उठाए और पहली परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की क्यूई फट गई। उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को चैनल किया और पीली किरणें उसकी पीठ से झिलमिलाने लगी, क्योंकि उसने विस्फोटक बल के साथ किन्नान पर हमला किया। इस समय एल्डर यिंग की कठोर आवाज दूसरी मंजिल पर गूंज उठी। मार्शल स्किल पैवेलियन लड़ाई को प्रतिबंधित करता है। किन यू,
अगर आज तुम नियम तोड़ोगे तो तुम्हें हमेशा के लिए मार्शल स्किल पैवेलियन पर आधा कदम भी चलने से रोक दिया जाएगा। एल्डर यिंग के शब्दों से किन यू को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। एल्डर यिंग, मैं माफी मांगता हूं। यह शिष्य निश्चित रूप से मार्शल स्किल पैवेलियन के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा। किन यू ने अपने गुस्से को दबाते हुए जोर से कहा। वो जानता था कि एल्डर यिंग मजाक नहीं कर रहा था। भले ही वो किन कबीले का नंबर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसने नियमों का उल्लंघन किया था। फिर भी उसे एक तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर उसे मार्शल स्किल पैवेलियन में प्रवेश से हमेशा के लिए रोक दिया जाए तो ये बेकार होगा। अपनी माफी के बाद किन यू ने पलटकर किन नान को घूरते हुए कहा, आज तुम भाग्यशाली हो। मुझे फिर से तुम्हें देखने मत देना, वरना मैं तुम्हारे चारों अंग तोड़ दूंगा, तुम्हारे डेंटियन को नष्ट कर दूंगा और तुम्हें बर्बादी में बर्बाद कर दूंगा। ओ सच में? किन नान के चेहरे पर डर का जरा भी भाव नहीं दिखा, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो मैं वही शब्द दोहराऊंगा, बेहतर होगा कि तुम मुझसे न टकराओ। इसके अलावा उस समय बेहतर होगा कि तुम मेरे सामने घुटने न टेको। मैं निश्चित रूप से तुम जैसे बेशर्म और अनैतिक व्यक्ति को माफ नहीं करूंगा। तुम किन यू का पूरा शरीर कांप उठा जब उसकी उंगलियां किन नान की ओर इशारा कर रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। जब से उसने अपनी चौथी श्रेणी की मार्शल स्पिरिट को जगाया था, तब से परिवार के बड़े बुजुर्ग और शिष्य उसके साथ सम्मान से पेश आ रहे थे और उससे एहसान करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बावजूद उसे बार बार एक ऐसे बेकार व्यक्ति द्वारा अपमानित किया जा रहा था जिसने सिर्फ एक पहली श्रेणी की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट को जगाया था। बस तुम इंतजार करो। एक पल के लिए खुद को रोकने के बाद किन यू ने राख जैसा चेहरा बना लिया और जाने के लिए मुड़ा और एक मिनट भी रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह और भी उत्तेजित न हो जाए। किन नान की अभिव्यक्ति उदासीन थी। उसने किन यू की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। चलो पहले मार्शल स्किल्स का निरीक्षण करते हैं। किन नान ने तुरंत अपने मन को शांत किया और पीछे मुड़कर एक प्राचीन पुस्तक उठाई और उसे पलटने लगा। बढ़ते बादल कदम। उपयोग करने पर शरीर एक बादल जैसा दिखाई देगा जो एक अस्पष्ट निशान में बदल जाएगा, जिससे लोगों के लिए इसे पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेड पाम। बड़ी सफलता तक पहुंचने पर हथेली जेड की तरह हो जाएगी, जो पानी और आग दोनों से अछूती रहेगी। ये हथेलियां 9 गायों और 2 बाघों को उठा सकती है। अलग थलग चोटी पर उड़ने वाली तलवार। पहाड़ को विभाजित करने वाली भाला कला। किन नान ने उन्हें सावधानी पूर्वक पलटा और परिणाम ने उसे निराश नहीं किया। इन मध्यम वर्गीय मार्शल कौशल की ताकत वास्तव में निम्न वर्गीय मार्शल कौशल के लिए अतुलनीय थी। हालांकि किन नान ने पहले ही लगभग 10 प्राचीन पुस्तकों को पलट दिया था, फिर भी उसे वो मार्शल कौशल नहीं मिला था जिसकी उसे इच्छा थी। थंडर क्रैश सेबर आर्ट। किन नान की नजर एक तैरती हुई पीली प्राचीन पुस्तक पर पड़ी। प्राचीन पुस्तक के पात्र बेहद असाधारण थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कृपाण उकेरी गई हो। किन नान तुरंत उत्साहित हो गए और उन्होंने प्राचीन पुस्तक थंडर क्रैश सेबर आर्ट उठा ली। एक ही वार से कृपाण बिजली की तरह तेज गति से वार करती थी। 1 घंटे तक इसे पढ़ने के बाद किन नान ने तुरंत संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। ये वही है। किन नान को हमेशा से कृपाण में रुचि थी। जब वो 16 वर्ष का था तो उसने एक कृपाण कला मार्शल कौशल भी बनाया था। हालांकि इसकी शक्ति केवल निम्न श्रेणी तक ही पहुंची थी। वर्तमान थंडर क्रैश कृपाण कला किन नान की पसंद के अनुरूप थी। इस समय कुछ छायाएं पहले से ही मार्शल कौशल मंडप के भीतर थी। ये लोग किन कबीले के प्रतिभाशाली लोग थे। उनकी साधना बॉडी टेम्परिंग दायरे की पहली परत तक पहुंच चुकी थी और पहले से ही मार्शल कौशल का चयन करने के लिए प्रवेश कर चुके थे। इन शिष्यों की चकित
और चकित निगाहों के नीचे किन्नान ने जाने से पहले शांति से प्राचीन पुस्तक उठाई। जब किन्नान मार्शल कौशल मंडप से आंगन में लौटा तो उसने पाया कि दरबार के द्वार की मरम्मत की गई थी। इससे वो थोड़ा स्तब्ध महसूस कर रहा था। आखिरकार वो वर्तमान में किन कबीले का बेकार था। किसी को भी उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने दिल में संदेह के साथ उसने गेट खोला और एक गहरी आवाज गूंजी, ओह, तुम वापस आ गए। किन्नान ने अपना सिर उठाया और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी नजर में उतरा। उसने कोमल नजर से किन्नान को देखा। हालांकि इस अधेड़ उम्र के आदमी के कपड़े साधारण थे, लेकिन उसने जो दबाव डाला उससे लोग कांप उठे। ये अधेड़ उम्र का आदमी किन कबीले का कुलपति था। एकमात्र व्यक्ति जो जियांटियन क्षेत्र तक पहुंचा था, किन्तियान। किन्तियान ने किन्नान के हाथों में प्राचीन पुस्तक पर नजर डाली और थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत किन्नान का निरीक्षण किया और आश्चर्य से कहा, नानेर, आपकी साधना बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की पहली परत को तोड़ चुकी है। टीएल नोट, नानेर किन्नान का उपनाम है। चीनी में अपने बच्चों के नाम में एर जोड़ना आम बात है। हाँ, किन्नान मुस्कुराया, ये सब उस अमृत की बदौलत है जो पिता ने मुझे दिया है। ये किन्तियान के हावभाव से अस्पष्टता प्रकट हुई। हालांकि 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के प्रभाव बहुत बढ़िया थे, लेकिन किन्नान की मार्शल स्पिरिट आखिरकार एकमात्र प्रथम श्रेणी की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट थी। वो केवल 10 बॉडी टेम्परिंग पिल्स के साथ इतनी जल्दी कैसे सफल हो गया? किन्नान ने अपने पिता के संदेह को देखा और तुरंत विषय बदल दिया। पिताजी, आप आज क्यों आए हैं? कबीले के कुलपति के रूप में किन्तियान को बहुत सी चीजों का प्रबंधन करना पड़ता था, इसलिए वो शायद ही कभी किन्नान से मिलता था और केवल गुप्त रूप से उसकी देखभाल करने में सक्षम था। तुम्हारा गेट किसी ने तोड़ दिया था तो मैं क्यों नहीं आता? किन्तियान अच्छे मूड में नहीं था। अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो तुम आकर मुझे बता सकते हो। कोई भी मेरे बेटे किन्तियान को परेशान नहीं करता। जैसे ही किन्तियान ने बात की, उसके अंदर से भयानक हत्या की मंशा प्रकट हुई, जिसमें अत्याचारी शक्ति भी थी। किन्नान ने अपने पिता की ओर देखा, जो हत्या की मंशा से भरे हुए थे। उनका दिल गर्म हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पिता उनकी परवाह करते थे। पिताजी, मैं इस तरह की चीजों से खुद ही निपट सकता हूं। किन्तियान ने संदेह से सिर हिलाया। वर्तमान किन्नान और उनकी पहली परत वाली बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधना किन कबीले के अधिकांश शिष्यों के लिए आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। नानर, आज तुम्हारे पिता इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें बता सको कि तुम निराश मत हो या हार मत मानो। किन्तियान के स्वर में चिंता की गहरी भावना सुनी जा सकती थी। अगर तुम्हें कभी अपनी साधना के लिए अमृत की आवश्यकता होगी तो तुम मुझसे मिल सकते हो। पिता तुम पर विश्वास करते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम एक दिन एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बनोगे और अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालोगे। जब वो बोल रहा था तो किन्तियान के चेहरे पर गर्व की झलक दिख रही थी। तो क्या हुआ अगर उसके पास प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की जन्मजात प्रतिभा थी? किन्नान उसका बेटा था, इसलिए यह उचित ही था कि उसे उस पर अतुलनीय रूप से गर्व है। किन्नान थोड़ा चौंका और फिर सिर हिलाया। उसने इन सभी शब्दों को अपने दिल में उकेर लिया। जब किन्तियान ने किन्नान की शक्ल देखी तो उसने राहत की सांस ली। आज उसके आने का एक और कारण था, और वो था किन्नान की हालत को व्यक्तिगत रूप से देखना। आखिरकार वो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से बेकार हो गया। एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाएगा। जब उसने देखा कि किन्नान ने अपनी इच्छाशक्ति नहीं खोई है तो उसे राहत महसूस हुई। पिताजी, आपके बेटे के पास एक मामला है जिससे वो आपको परेशान करना चाहता है, किन्नान ने अचानक कहा। किन्तियान आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, क्या हुआ? मैं समझता हूं कि यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन पिताजी को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। किन्नान ने ध्यान से सोचा कि अपने शब्दों को कैसे व्यक्त किया जाए।
जब उसने कहा, मुझे अमृत चाहिए, मुझे 100 बॉडी टेम्परिंग गोलियां चाहिए, अगर तुम 200 या 500 भी ला सको तो ये और भी बेहतर होगा। उसके बोलने के बाद किन नान ने सावधानी से किन तियान की ओर देखा। किसी को यह समझना होगा कि यह अनुरोध न केवल लगभग असंभव था, बल्कि बहुत ज्यादा भी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन कबीले ने शिष्यों को उनकी साधना के लिए 1 महीने में एक गोली मिलने के बावजूद 1 महीने में 100 बॉडी टेम्परिंग गोलियां भी नहीं दी। हालांकि किन नान ने 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां मांगने की हद तक जाकर कहा। इतना ही नहीं, वर्तमान किन नान भी कबीले का बेकार था। एक बेकार को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना, भले ही वो किन तियान हो, फिर भी उसे कबीले से भारी दबाव और साथ ही कई अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि किन नान को बड़ी मात्रा में अमृत की आवश्यकता क्यों थी? इसका कारण दिव्य युद्ध आत्मा और उसके ग्रेड को बढ़ाने के लिए अमृत को भस्म करने की क्षमता थी। अगर किन नान व्यक्तिगत रूप से बॉडी टेम्परिंग गोलियां बनाते तो ये केवल एक निरर्थक प्रयास होता। यही कारण था कि उसने किन तियान से इन अमृतों का अनुरोध करने का फैसला किया। किन नान युद्ध आत्मा की आत्मा के ग्रेड को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अमृत का उपयोग करना चाहता था। हालांकि यह काफी मुश्किल होगा, खासकर तब जब किन नान ने दिव्य युद्ध आत्मा के बारे में किसी को नहीं बताया था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे डर था कि किन तियान उस पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि इसलिए कि यह मामला बेहद चौंकाने वाला था। अगर वो दिव्य युद्ध आत्मा के बारे में बात बता देता तो किन तियान के लिए 1000 या 10,000 आत्मा औषधियां पाना असंभव नहीं होता। जैसा कि अपेक्षित था, किन तियान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन नान इतनी अधिक मात्रा में अमृत की मांग करेगी। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने सिर हिलाया। ठीक है,